बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अब्बा किस्मत का हाल बता दिया करते थे। यही वजह थी कि उनके पास दूर दूर से लोग आते और उनकी शोहरत के चर्चे कई शहरों में थे। कभी कभार उन्हें दूसरे शहर में अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए बुला लिया जाता, जिसकी वजह से मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिल जाता। यूं अब्बा का काम हो जाता और मेरी सैरो तफरीह का सामान बन जाता। बचपन में ही मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो जहाँ जाते मुझे अपने साथ लेकर जाते। इस बार अब्बा मुझे इस नए शहर में लेकर आए तो यहाँ की रौनक और लोगों की जिंदा दिली ने मुझे खासा मुतासिर किया। उन्होंने हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया और हमें खूब इज्जत बख्शी। हमें रहने के लिए पुरसहूलत जगह दी गई। मगर मैंने एक बात नोट की थी कि एक नौजवान जिसकी आंखें भूरे रंग की थी और वो बहुत खूबसूरत दिखता था, वो बज़ाहिर तो अब्बा से मिलने के लिए आता था, मगर उसकी नजरें मुसलसल मेरा तवाफ करती रहती। मैं जैसे ही उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती तो वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर इधर उधर देखने लगता, जैसे सख्त शर्मिंदा हुआ हो। पहले तो मैं परेशान हुई, मगर फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक हफ्ता वहाँ गुजार कर हमें अपने शहर वापस लौटना था। अभी हमारी फ्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि एक बूढ़ी औरत हांफती हुई आई और कहने लगी, मेरे घर दावत का इंतजाम है, मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बेहद इसरार करने के बाद मुझे और अब्बा को अपने घर ले गई। उसका घर टूटा हुआ था और जगह जगह से फर्श भी उखड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मुआशी बदहाली का अंदाजा बड़ी अच्छी तरह से लगाया जा सकता था। हमारी आमद से वो औरत बहुत खुश थी, जैसे वो सदियों से अपने घर किसी मेहमान की आमद की मुंतजिर हो और आज उसकी ये मुराद पूरी हो रही हो। खैर, वो औरत दुआ सलाम के बाद कहने लगी, आप लोगों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अभी मेरा बेटा आने ही वाला है, वो आएगा तो वो मेरे साथ मिलकर यहाँ दस्तरख्वान लगाएगा, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। उस औरत की खुशी देखकर मुझे उसके खलूस पर बहुत प्यार आया और कुछ ही देर बाद उसका बेटा भी वहाँ आ गया था, जिसे देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि भूरी आंखों वाला वही शख्स था जो मुझे बार बार देखता रहा था। मैं एकदम उलझन का शिकार हो गई, मगर हैरत की बात ये थी कि यहाँ आने के बाद उसने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, जैसे उसने कभी मुझे देखा ही ना हो या वो मुझे पहचानता नहीं था। वो शख्स जिसका नाम अवैस था, उसने माँ के साथ मिलकर दस्तरख्वान सजा दिया। बिलाशुबा खाना बहुत मजेदार था, जो उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर बनाया था। खाना खाने के बाद जब अब्बा ने उनसे जाने के लिए इजाजत चाही तो बुढ़िया ने एक अजीब हरकत की। उसने अपना दुपट्टा उतारा और अब्बा के पाँव में रखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है और इसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अब्बा ने एक नज़र अवैस के चेहरे पर डाली और अब्बा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना हो। अब्बा कहने लगे, मैं माजरत चाहता हूँ खाला, अभी मेरी बेटी की शादी में कुछ रुकावटें हैं, उन्हें दूर करूँगा तभी इसकी शादी करूँगा, वरना शायद बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएं। अब्बा की ये बात मेरी समझ से बालातर थी। ऐसा नहीं था कि मैं अवैस को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर अब्बा की बात ने मुझे उलझा दिया था। भला मेरी शादी में ऐसी कौन सी रुकावट थी जिसकी वजह से अब्बा के चेहरे का रंग ही बदल गया था। मैं शदीद उलझन का शिकार हो गई, मगर इस वक्त मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। खैर, अब्बा उन्हें इनकार करने के बाद उनके घर से बाहर निकल गए। मैं अब्बा के पीछे चल रही थी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, एक लंबे चौड़े शख्स ने आकर अब्बा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खैर तो है भाई साहब, आपको ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो इन पागल लोगों के घर तशरीफ ले गए। अब्बा कहने लगे, अरे भाई, अच्छे भले लोग हैं, मेरे ख्याल से इनके बारे में ऐसा गुमान रखना गलत है। उन्होंने हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की है और अच्छे मेजबान होने का फर्ज अदा किया है। वो शख्स कहने लगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले ये लोग ऐसे ही थे, मगर जब से अवैस की मंगेतर जान से गुजरी है तब से ये हर खूबसूरत लड़की का दुश्मन बन जाता है और इसे मौत के घाट उतार के दम लेता है। अब तो लोग इनके साए से भी दूर भागते हैं। उस शख्स की बात सुनकर मेरे चेहरे पर परेशानी भरे तासुरात फैल गए थे। आप तो इल्म वाले बंदे हैं, अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा, उस शख्स ने कहा और आगे बढ़ गया, जबकि मेरे लिए कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। अपने घर वापस आने के बाद भी मैं परेशान रही।
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ اس روز سے عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ بوا ہماری بڑی پرانی ملازمہ تھی جسے ابا نے گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے آنے کے تیسرے روز وہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ میرے لیے ان کے بغیر جینا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اماں کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا اور میرا ہر کام ان کی نصیحت کے بغیر ادھورا ہوتا تھا۔ نیند تو ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھوں سے روٹ گئی ہو۔ سونے کے لیے لیٹتی مگر کئی گھنٹے ایسے ہی جاگتی آنکھوں کے ساتھ گزار دیتی۔ اس روز کافی دن بعد میں نے پورے گھر کی تفصیلی صفائی کی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹی تو کچھ دیر بعد ہی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پر کوئی اپنی انگلیاں چلا رہا ہے۔ پہل تو میں اپنا وہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کرنے لگی، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی وہم و گمان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو میں نے ایک سائے کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑی اور کہنے لگی، کون ہو تم اور آخر کیا چاہتے ہو؟ مگر مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہ سایہ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد غائب ہو چکا تھا۔ میں حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے ڈر لگتا تو جا کر بوا کے پاس سو جاتی تھی، لیکن آج میں بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں ہی واپس جا کر لیٹ گئی۔ میں ذہنی طور پر خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میری ذہنی تھکن کی وجہ سے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگلے دن میری دوست کرن مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی، تمہارے کمرے سے ایک عجیب قسم کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، ابھی میں نے پرسوں ہی تو تفصیلی صفائی کی ہے، مجھے تو کوئی بو محسوس نہیں ہو رہی۔ میری بات سن کر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی، مگر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھائے تھے اور کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس دن شام کو بابا گھر آئے تو ان کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، مجھے آج اپنے سینے میں کچھ درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں فکر مند ہو گئی اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کو فون کرتی ان کی حالت بگڑ گئی۔ وہ اپنی رکتی سانسوں کے ساتھ کہنے لگے، میری بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، موت مجھے تم سے جدا کر دے گی۔ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی 3 جنساتوں سے ہوگی۔ زندگی اگر موقع دیتی تو میں تمہارا علاج ضرور کرواتا، ہو سکے تو اپنے اس باپ کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر ابا نے دم توڑ دیا۔ میرا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ان کی پیش گوئی سے زیادہ ان کی جدائی کا دکھ تھا۔ ابھی تو بوا کا زخم تازہ تھا کہ ابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ پورا دن اکیلے رہنے کی وجہ سے اکثر میرے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آتے، لیکن اب میں اتنی عادی ہو چکی تھی کہ میں ان پر غور نہیں کرتی تھی۔ بابا نے کچھ دکانیں کرائے پر دی ہوئی تھی، جن کا کرایہ میرے پاس آتا تو میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا۔ گھر کے کاموں کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی، سو مجھ پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی۔ اس روز میں صبح اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے جسم پر کچھ سرخ رنگ کے نشانات تھے، جو چہرے سے شروع ہو کر میری گردن اور باقی جسم کے حصوں کو داغدار بنا رہے تھے۔ یہ نشانات عجیب و غریب تھے۔ میں حیران پریشان سی ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جسم پر ایک نشان بھی موجود نہیں ہے، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے ہسپتال میں موجود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا چہرہ تو بے داغ تھا، جیسے وہاں پر کوئی نشان کبھی موجود نہ ہو۔ میں گھر واپس آ گئی، مگر اگلے روز پھر ایسا ہوا۔ ان نشانات میں نہ تو درد تھا اور نہ ہی کوئی چبھن، مگر مجھے یہ نشانات اپنے جسم پر بدنما لگ رہے تھے۔ میں نے رگڑ کر انہیں پانی سے دھویا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ شام کے وقت میری ملازمہ اپنا کام مکمل کر کے اپنے گھر چلی گئی تو میں بیرونی دروازے کو اچھی طرح بند کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دھاڑ کی آواز سے کھل گیا اور ایسا لگا جیسے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔
मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकली तो उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। कौन है? मैंने कहा तो एक औरत की आवाज सुनाई थी। मैं हूँ पुत्र, दरवाजा खोल, मैं तुझसे मिलने आई हूँ और जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं बड़ी दूर से आई हूँ और जब तू मुझे देखेगी तो पहचान जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि एक बूढ़ी औरत के लिए दरवाजा बंद करके मुझे भला क्या हासिल होगा, सो मैंने दरवाजा खोल दिया। मगर दरवाजा खोलने के 1 मिनट बाद ही मुझे शदीद पछतावे ने घेर लिया था, क्योंकि आने वाली कोई और औरत नहीं बल्कि अवैस की माँ थी। वो भी अपनी माँ के साथ मौजूद था और अब सर झुकाए ऐसे खड़ा था गोया जैसे मुझे उसकी हकीकत के बारे में कुछ भी इल्म ना हो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। जिस रोज हम तुम्हारे घर से निकले थे उस दिन तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में सारी हकीकत हमें बता दी थी। तुम लोग आखिर क्या समझते हो कि चुपचाप मेरी जिंदगी तबाह कर दोगे? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ना मिली तो दूसरी मासूम लड़कियों की जिंदगी को खिलौना समझ लोगे। तुम मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि याद रखोगे, मैंने चीख कर कहा था। अवैस और उसकी माँ हैरत से मुझे देखते रहे और फिर बोले, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और किसी ने तुम्हें हमारे बारे में गलत मालूमात दी है। उनकी बात सुनकर मैं तंजिया अंदाज में हंसी और बोली, तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगी। अवैस की माँ ने उससे कहा, पुत्र, मुझे लगता है कि ये लड़की अपने होशो हवास में नहीं है, या शायद बाप के मरने का इसने बड़ा गहरा असर लिया है, तभी यूं बहकी बहकी बातें कर रही है। मेरे ख्याल से अब हमें वापस जाना चाहिए। वैसे भी मैं अपने इतने सोने पुत्र की शादी एक ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती जिसे घर आए मेहमानों का कोई लिहाज ना हो। ये कहकर वो वहां से बाहर निकली और अवैस किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह अपनी माँ के पीछे हो लिया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। सच तो ये था कि मुझे उन दोनों की वजह से शदीद गुस्सा आ रहा था। कैसे वो दोनों मुंह उठाकर यहाँ चले आए थे कि शायद मैं इससे शादी के लिए मान जाऊं, मगर मुझे तो उसकी हकीकत जान लेने के बाद उससे शदीद नफरत हो रही थी। जहन इन्हीं बातों में उलझा था कि गहरी नींद ने मुझे आ लिया। रात के न जाने कौन से पहर मुझे किसी ने बाजू से हिलाकर जगाया तो मैंने एक खियोले को अपने करीब खड़े पाया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब अवैस और उसकी माँ की वजह से हुआ है। एकदम कमरे में धुआं फैलने लगा और कोई बहुत करीब आकर मेरे कान में सरगोशी करने लगा। इज्जत माँ आप नूरे जहां, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वो कोई जिन जात था जिसने गंभीर आवाज में कहा तो मुझे अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। मोहब्बत के सफर में चलते चलते थक चुका हूँ, अब मंजिल का मुंतजिर हूँ। उसकी गर्म सांसें मुझे अपने गालों पर महसूस हो रही थी। मुझे अपना सांस बंद महसूस हो रहा था। मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज हलक में फंस कर रह गई। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, एक रोज गुलाब तोड़कर अपनी इन हसीन जुल्फों में सजाया था, तब से आशिक हूँ। बहुत रोका मगर रुक नहीं सका। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मुझे उस वक्त अपनी इस आदत से शदीद नफरत महसूस हुई कि मैं जहाँ कहीं गुलाब देखती थी फौरन तोड़कर अपने बालों में सजा लिया करती। कई बार मुझे कॉलेज के दोस्तों और उस्तानी ने समझाने की कोशिश की थी कि ये आदत मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन मैंने कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था और अब ये बात दुरुस्त साबित हुई थी और एक जिन्साब मेरे इश्क में गिरफ्तार होकर मेरे कमरे में मौजूद था। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे इस कमरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपने करीब मौजूद इलेक्ट्रिक बोर्ड पर हाथ मारा तो पूरा कमरा रोशन हो गया और साथ ही वो गायब हो चुका था। मगर मेरे कमरे में अभी तक धुएं के आसार थे और अजीब सी बू महसूस हो रही थी। मैं पसीने में शराबूर थी और खुद को संभालने के लिए मैंने चंद घूंट पानी हलक से नीचे उतारा और मुख्तलिफ आयात का विर्द करने लगी। क्या अब्बा की पेशगोई दुरुस्त साबित होने वाली थी? मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी तो मुझे मजीद खौफ ने घेर लिया। पूरी रात आंखों में कट गई। ऐसा लगता था कि जैसे ही मैं सोने के लिए लेटूंगी वो फिर से यहाँ आ जाएगा और मुझे जगाकर इजहार मोहब्बत करने लगेगा। जैसे कैसे सुबह हुई और मैंने फुप्पो को फोन किया और कहा कि मैं आज ही उनके घर आने के लिए ट्रेन में बैठ रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और कहने लगी, अरे
मैं तो पहले ही कहती थी कि भाई साहब के इंतकाल के बाद तुम अकेले घर में क्या करोगी, मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम मानी ही नहीं। चलो अच्छा है कि अब आ रही हो, ज्यादा वक्त के लिए आना, ऐसे नहीं कि आते साथ ही जाने की रट लगा दो। फुप्पो ने मोहब्बत से कहा तो मैं फीकी से मुस्कुराहट के साथ बोली, बेफिक्र रहे, इस बार आई तो वापसी का नाम नहीं लूंगी। मैंने जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बैग में रखा और मुलाजमा को इतला देने के बाद अपना घर छोड़कर गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गई। जब किस्मत इंसान का साथ ना दे तो हर तरफ से सिवाय दुख और मायूसी के कुछ हासिल नहीं होता। रास्ते में ट्रेन खराब हो गई और तमाम मुसाफिरों को जंगल के करीब उतार दिया गया। एक जवान जहान लड़की का अकेले सफर करना वैसे भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं जो पहले ही ये सोचकर परेशान थी, अब ऐसी सूरत हाल देखकर मैं मजीद अफसरदा हो गई। मैं अपने आसपास मौजूद मुसाफिरों की नजरों में नहीं आना चाहती थी, सो मैं करीबी जंगल में चली आई। इस वक्त मुझे ये जंगल ही अपने लिए महफूज पनागाह लग रहा था। एक बड़े से दरख्त के नीचे टेक लगाकर मैं बैठ गई तो उसकी ठंडी मीठी हवा मुझे नींद की वादियों में ले गई। न जाने कितनी देर में सोती रही, ऐसा लगता था जैसे मैं कई सालों बाद गहरी नींद के मजे ले रही हूँ। मुझे अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ और किसी ने मुझे पुकारा, ट्रेन ठीक हो गई है, आपको अब यहाँ से उठकर चलना चाहिए। मैंने हड़बड़ाकर सामने देखा तो एक शख्स मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जिसे देखकर मैं फौरन पहचान गई कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्सात है। मगर हैरत की बात ये थी कि मैं इससे पहले भी कहीं देख चुकी थी। इसका चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं था बल्कि जाना पहचाना था, मगर मैंने इसे कहाँ देखा था, ये बात मेरी याददाश्त से बिल्कुल निकल चुकी थी और इस वक्त सोचने का भी वक्त नहीं था। मैं जल्दी से अपने बैग को संभालते हुए वहां से उठ खड़ी हुई और भागते हुए जंगल से बाहर निकली, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो जिन्सात लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो गहरी नजरों से मुझे देखता हुआ मुस्कुराया और साथ ही मुझे ये बात याद आ गई कि इसे मैंने कहाँ देखा था। इसे मैं पहले अवैस के घर के बाहर देख चुकी थी। अरे ये तो वही था जिसने मुझे और अब्बा को अवैस की हकीकत से आगाह किया था। ये जिन्सात मेरा खैर ख्वाह है और मुझे इससे नहीं डरना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसे देखकर मुस्कुरा दी। हमारी आंखें क्या चार हुई। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, इस सफर में तुम खुद को तन्हा महसूस ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके लहजे में कोई जादू था जो मुझ पर चल गया और मैं उसके साथ साथ चलने लगी। तन्हाई का एहसास जो न जाने पिछले कितने अरसे से मुझे अंदर ही अंदर पिघला रहा था, अब एकदम खत्म हो चुका था। साथ सफर करने का इरादा किया है तो मंजिल तक साथ चलना, उसने मानी खेज अंदाज में कहा तो मैंने मुस्कुराकर इकरार में सर हिला दिया। उस वक्त मैं खुद पर से अपना इख्तियार खो चुकी थी। क्या तुम रात को मेरे कमरे में आए थे? मेरे सवाल करने की देर थी कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आंखें लाल अंगारा बन गईं। नहीं, वो बदबख्त आवारा जिन्नात में से है और तुम पर आशिक होने की उसे ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि वो आइंदा मोहब्बत का नाम तक भूल जाएगा। मेरा नाम महरोश है और तुम सिर्फ महरोश की दुल्हन बनोगी, ये बात कभी भी मत भूलना। महरोश ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। उसके चेहरे पर खुशियों भरे रंग फैल गए, जैसे उसे मेरे इकरार से बहुत सुकून मिला हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से सफर किए थे, मगर ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार तरीन सफर साबित हुआ। वो मुझे फुप्पो की गली तक छोड़कर दबे कदमों वापस लौट गया तो मुझे हर तरफ उदासी सी महसूस होने लगी। फुप्पो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। मुझे गले लगाकर अपने मरहूम भाई को याद करते हुए रो पड़ी। मैं भी अब्बा को याद करके आबदीदा हो गई। खाना खाने के बाद फुप्पो ने मुझे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया। सफर की थकान के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार महरोश का ख्याल आ रहा था और उसके साथ गुजारा हुआ वक्त किसी ख्वाब की तरह मेरी आंखों में मौजूद था। फुप्पो अगले दिन मुझे लेकर मुख्तलिफ रिश्तेदारों और जानने वालों से मिलवाने के लिए लेकर चली गई। 4-5 दिन दावतों में ही गुजर गए और मुझे महरोश से मिलने का मौका न मिल सका। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी और बेसब्री से मौके का इंतजार कर रही थी और आखिरकार 9 दिन बाद मुझे ये मौका मुयस्सर आ गया। हुआ कुछ यूं कि उस रोज फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो सुबह के वक्त मुझे कहने लगी,
गांव में मेहमान को अकेला घर में छोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि कोई एक बंदा मेहमान की खिदमत करने के लिए हमेशा घर में मौजूद रहता है। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरे गुर्दे में कुछ मसला है, जिसकी वजह से मेरा हकीम साहब के पास जाना बहुत जरूरी है। दवा ना ली तो मैं मजीद बीमार हो जाऊंगी। फरीहा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि तू तो जानती है बेटा कि मेरी नजर भी कमजोर है और शाम के बाद मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे लेकर जाना भी जरूरी है, वरना मैं बूढ़ी जान वापसी में रात को कहाँ भटकती फिरूंगी। खाना बनाकर बावर्ची खाने में रख दिया है और फ्रिज में जरूरत की हर चीज मौजूद है, जो चाहे बनाकर खा लेना। मैं कोशिश करूंगी कि दिन ही दिन में वापस आ जाऊं। मजबूरी ना होती तो कभी तुझे अकेला छोड़कर न जाती। मैं जो फूफो के जाने का सोचकर पहले ही दिल में खुश हो गई थी, उन्हें कहने लगी, आप बेफिक्र होकर जाइए फूफो, ये मेरा भी घर है और अपने घर में भला कहाँ डर लगता है। मैंने इत्मीनान दिलाया तो फूफो फरीहा को लेकर दवा लेने के लिए चली गई। मैंने महरोज से मिलने जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, सामने से आते हुए अवैस को देखकर मेरा सर घूम गया। वो मुझे ही देख रहा था। उसे देखकर तो मेरा तन बदन सुलग उठा था। मुझे महरोज की बात याद आने लगी थी। मैंने अपनी आंखें घुमाई और उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगी, पर वो बिजली की तेजी के साथ मेरे करीब आ गया और झुककर कहने लगा कि मुझसे भागकर कहाँ जाओगी, तुम्हें एक न एक दिन तो मेरे पास आना होगा। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में झांका तो मुझे अजीब सी वहशत होने लगी। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। मैं घबराने लगी, लेकिन आखिर मैं घबरा जाती तो यकीनन मैं उसके शिकंजे में आ जाती। तभी हिम्मत से काम लिया और तल्ख लहजे में उससे कहा कि देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी जान छोड़ो, मैं तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। तुम्हारी मंगेतर की वफात हो गई, मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। मैंने फौरन ही उससे ये कहकर अपना रास्ता नाप लिया, पर अगले ही पल अचानक ही एक बिजली की तेजी जैसी हवा की लहर दौड़ने लगी, जिसने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे बाल हवा में लहला रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली हो। न जाने मुझे ये एहसास क्यों हो रहा था। मैं चीख कर थक चुकी थी और अवैस मुझे देखकर कहने लगा कि देख लिया है मुझसे दूर जाने का क्या अंजाम होगा। अब तो तुम समझदार हो, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात सुन लो। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बचाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। कुछ देर बाद हवा ऐसे गायब हुई थी जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। अवैस मुझे न जाने कहाँ लेकर गया था। कुछ देर बाद जैसे ही देखा तो वो एक बहुत घना सा पेड़ था। हम दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब अवैस कहने लगा कि तुमने मेरी अम्मा से बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया, तुम जानती हो ना कि इसका क्या अंजाम हो सकता था। लेकिन खैर, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूँ, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा कोई तुम्हें छुए भी तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं घबराने लगी। उसके लहजे में एक जुनूनियत थी। मैंने उससे कहा कि देखो, ऐसा मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ थाम लिया। जब मैं करंट खाकर उससे फासला बना गई, लेकिन मेरी इस हरकत पर तो उसके चेहरा गुस्से से भर गया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगले ही पल वो चीख कर कहने लगा कि अगर मेरी जगह महरोज ऐसा करता तो क्या तुम उससे अलग हो जाती। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जान गई थी कि इससे मेरे और महरोज के बीच सब कुछ पता चल गया है। यही सोच रही थी जब वो कहने लगा कि हाँ, मैं सब जानता हूँ, महरोज ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है और उसने तुम्हें मेरे और भी खिलाफ कर दिया है। वो ऐसा ही है, वो साल पहले से ही मुझसे सब कुछ छीन लेता है, पर नहीं, इस बार तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। वो गुस्से से कह रहा था। इसी गुस्से के साथ उसने मेरी कलाई थामी हुई थी। वो इतना गुस्से में था कि उसने मेरी कलाई सख्ती से दबोची थी। जैसे ही मेरी सिसकी सुनाई दी तो वो फौरन होश में आया था। मेरी कलाई पर जख्म वाज़ेह था। वो बुरी तरह से लाल हो गई थी। जब अगले ही पल उसने फौरन ही मेरी कलाई पर फूंक मारी थी। मेरी कलाई बिल्कुल ठीक हो गई थी, जबकि मैं फटी नजरों से उसे देख रही थी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया था, जबकि मेरी सोचें तो और भी बढ़ गई थी। न जाने कौन ठीक है,
अवैस की बातें सुनती थी तो मुझे इस पर यकीन होता था, और जब महरोश के साथ होती तो ऐसे लगता कि दुनिया में इसके अलावा मेरा हमदर्द और कोई भी नहीं। मैं अब बेबसी के आलम में रोने लगी थी कि न जाने मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे बाबा की याद आने लगी थी। बाबा मेरे साथ होते तो मेरे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी ना होता। उनकी वही बात मेरे जहन में गूंजने लगी थी जब मरते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी 3 जिनसातों से होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और खैर मुझे क्या बीमारी थी जो अब्बा मेरा इलाज करवाना चाहते थे। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक ही किसी ने चुटकी मारी। मैंने जैसे ही सामने देखा तो वहाँ महरोश खड़ा था, मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। वो काफी खूबसूरत था। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये जिनज़ादा होगा। उसकी नीली आंखें मुझे अपनी तरफ खींचने लगती थी। मैं ना चाहते हुए भी उसको देखकर मुस्कुरा देती। इस बार भी मैंने ऐसे ही किया जब अगले ही पल उसने मेरे गिर्द अपना हिसार बनाया और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे, जब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बस्ती में लेकर जाऊंगा। मेरी बस्ती बहुत खूबसूरत है। अभी मैं उसके साथ ही थी जब अचानक ही मुझे अवैस का ख्याल आया। मैंने जल्दी से उसके हिसार को तोड़कर उसे खुद से दूर किया और पूछने लगी कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो। जब वो कहने लगा कि मेरी बात पर यकीन करो, अवैस सच में अच्छा जिनसाता नहीं है, वो बहुत ही बुरा है। उसका उठना बैठना शैतान जिनसातों के साथ है, और अगर तुमने मेरी बात का यकीन ना किया तो तुम बहुत बुरी तरह पछताओगी। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हासिल कर ले, क्योंकि उसी ने तो अपनी मंगेतर को भी मार दिया था। वो इंसानों का भूखा है। इंसानों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाकर वो शिकार कर लेता है। उसकी बात पर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं डर गई थी। मेरा डर भांप कर वो कहने लगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम जैसे जैसे मेरे साथ रहोगी, अवैस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। मैंने उससे कहा कि पर मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी कैसे रह सकती हूँ। मैं एक आदमजाती हूँ और तुम एक जिनसात हो। जब वो कहने लगा, इसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। मैं फौरन बोली कि कैसा कहना। जब वो कहने लगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसकी बात सुनकर तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैंने फौरन ही इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इनकार सुनकर उसका चेहरा लटक गया था। उदासी से कहने लगा, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि कैसे उसने मेरी मदद की थी उस जंगल में, कैसे वो मेरे साथ साथ था। मैं उससे कहने लगी, मुझे माफ कर दो, पर मैं इतना जल्दी ये फैसला नहीं ले सकती। वो बोला, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारी बुआ भी कब तक तुम्हारे साथ रहेंगी? वो ऊपर से मीठी बनती है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं। बेहतर यही है कि मेरे साथ शादी करके तुम अपनी जिंदगी संवार लो, फिर अवैस तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। उसकी बातें थीं या कोई सहर जो मेरे अंदर ही अंदर फूंकता जा रहा था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वो ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। उसने फौरन ही मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे। हम दोनों नदी के नजदीकी किनारे पर थे जब वो कहने लगा कि फिर देर किस बात की है। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुझसे शादी का कहेगा। वो कहने लगा कि तुम जितनी जल्दी मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही बच जाएगी। मैं घबरा रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे पर रखे, मुझे हौसला देने लगा। न जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही देखा तो हम दोनों समंदर के बीच खड़े थे। पता नहीं ये कौन सा इलाका था, मैंने तो कभी ये इलाका नहीं देखा था। वो कहने लगा कि इतना मत सोचो। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो अजीब सी सजावट हुई थी। मैंने अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे ही अपनी तरफ ध्यान गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगले ही पल मेरी महरोश से शादी हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगा कि मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे एक छोटे से फार्म हाउस पर लेकर आया और कहने लगा, यहाँ रुको, मुझे किसी काम से जाना है। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मैं उसका इंतजार करती रही। दिन से रात हो गई थी पर महरोश अभी तक नहीं आया था। जब अचानक ही मुझे जंगली जानवर की आवाजें आने लगी, जैसे 2 जानवर आपस में लड़ रहे हो। मेरा दिल बैठा जा रहा था क्योंकि ये फार्म हाउस तो जंगल के पास था। मैंने जैसे खिड़की से बाहर देखा
तो दोनों जानवर सच में लड़ रहे थे। वो जंगली जानवर मालूम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। मेरे चेहरे पर डर के मारे पसीना आ रहा था कि न जाने ये जानवर कौन है। मैंने कभी भी ऐसे जानवर नहीं देखे थे। अभी मैं यही देख रही थी जब एक जानवर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो तो वही गहरी नीली आंखें थी। ये आंखें देखकर तो मुझे महरोश याद आ गया था। अगले ही पल मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया, क्योंकि दूसरा जानवर फौरन मेरी जानिब भागा था। उस जानवर ने मुझ पर झपटा मारा और एक चीख सी मेरे मुंह से निकली। उसके बाद वो दूसरा जानवर भी आ गया था, लेकिन महरोश पर उस जानवर ने हमला कर दिया था। महरोश बुरी तरह जख्मी हो गया था। जब अगले ही पल एक अजीब सी हवा चलने लगी थी। मेरी आंखें हवा की वजह से बंद हुईं, पर जैसे ही मैंने फिर से आंखें खोली तो सामने अवैस को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? अवैस इस वक्त जिनसादे के रूप में था। वो एक ह्योला बनकर महरोश के वजूद को मार रहा था। मैंने अवैस को महरोश से अलग करने की बहुत कोशिश की थी, पर अगले ही पल अब उसने मुझे धक्का दिया था। कुछ ही पल बाद महरोश का वजूद गायब हो गया था, जबकि अब अवैस मुझे खूनी नजरों से घूर रहा था। मैं जान गई थी कि मैं बचने वाली नहीं हूँ। मैं इसी लिबास में अंधाधुंध भाग रही थी। इस फार्म हाउस से बाहर निकल गई। अब मैं जंगल की तरफ जा रही थी। एक नजर मैं पीछे भी देखती थी, जब अचानक ही मैं किसी से टकराई थी। मैंने जैसे ही सामने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अवैस था। अवैस को अपने सामने देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने मेरी कलाई दबोची और कहने लगा, अब तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने हमारे रास्ते के कांटे को उखाड़कर फेंक दिया है। अब तुम मेरी हो जाओगी। वो फौरन ही मुझे कहीं लेकर गया था, जबकि उस सदमे की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जैसे ही होश आया तो एक घर में मैं मौजूद थी। वो घर अवैस का था। उसकी अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू, तुम ठीक तो हो ना? उसकी जुबान से अपने लिए बहू का लक़ब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अवैस न जाने कहाँ था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, जब वो औरत कहने लगी कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही कुछ देर बाद अवैस आया तो उसके हाथ में गुलाब का फूल था। अवैस मुझसे कहने लगा कि बरसों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी तुम्हारे बालों में अपने हाथों से ये फूल लगाऊंगा। देखो, आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये कहकर उसने वो फूल मेरे बालों में लगा दिया था, पर मैं तो झंझलाहट का शिकार थी। मैं एक पल में उससे अलग हो गई थी। उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। तुमने महरोश को मेरे सामने जान से मार दिया, जो कि मेरा शौहर था। मेरी बात सुनकर तो अवैस चीख कर कहने लगा कि खबरदार, जो अपनी जुबान से किसी और का नाम भी लिया। उसने मेरी मंगेतर को मारा था। वो बचपन से ही मेरे प्यार का दुश्मन है। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो बीच में आ जाता है। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि उसको किसी भी चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। और देखो, मैंने उसे मार ही डाला और मैंने तुमसे शादी भी कर ली है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बेहोश हो गई थी। बेहोशी के वक्त मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं अब अवैस के घर ही रहती थी, जो मुझे घर कम और एक कोठड़ी ज्यादा लगती थी, जिधर बस मुझे 3 वक्त का खाना मिल जाता। वो खाना इतना लजीज होता था कि मेरे पेट में गुंजाइश रहती ही थी। पर जाने में कब तक इसके साथ रहती। मुझे अवैस पर शक होता था। वो रोज ही रात को कहीं चला जाता था। एक रोज तो मैंने फैसला किया कि मैं इसका पीछा करूंगी। मैंने जैसे ही देखा तो वो उसी जंगल में जा रहा था जिधर मुझे महरोश ने रखा हुआ था। मैं जैसे ही उस जंगल गई तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। अवैस महरोश को कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया? तुमने अपने रूप में किसी साथी को अपनी जगह भेजा था ताकि मैं उसे मार दूं और यूं तुम बच जाओ। पर मैं तो इसी वक्त जान गया था कि वो वजूद तुम्हारा नहीं है और वो यकीनन किसी और का वजूद था। लेकिन अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने जैसे ही महरोश को सही सलामत देखा तो मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। अवैस उसे कह रहा था कि नूरे जहां अब मेरी बीवी है, अब तो मुझसे दूर ही रहना। अगले ही पल महरोश उसकी बात सुनकर कहकहा लगाने लगा और कहने लगा, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारी कैद में टिकने वाला नहीं। मैं बहुत जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊंगा। अगले ही पल अवैस वहाँ से गायब हो गया, जबकि मैं अब भागकर महरोश की जानिब गई। मैंने महरोश को पुकारा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वापस अवैस के पास चली जाओ। तुम जानती नहीं हो वो कितना खतरनाक है।
अगर उसे पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। मैंने उससे कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, उसने मुझसे शादी कर ली है। उसने जैसे ही ये सुना तो अपने दांत पीस कर बोला कि फिलहाल तुम कुछ भी ना करो, तुम बस उसकी बातों पर अमल करो, वो जो कहता है तुम वही करो। पर न जाने वो मुझसे ये सब क्यों कह रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और यूं ही वापस चली गई। जैसे ही वापस गई तो अवैस मेरी ही राह तक रहा था। मुझसे पूछने लगा कि तुम कहाँ गई थी। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया तो मैंने कह दिया कि अपने बाबा की कब्र पर गई थी। जब उसने कोई जवाब न दिया मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। पर अब मैं दिन गिन रही थी जब एक रोज मुझसे किरण मिलने आई थी। मैंने किरण को कुछ भी नहीं बताया था। अगर उससे कुछ बता देती तो वो कभी भी मेरी बातों पर यकीन न करती। लेकिन उसकी बहन के साथ भी जिन्नात का काफी मसला था। तभी मैंने उससे आमिल का पूछा था ताकि मैं किसी आमिल से इस राज से पर्दा उठवा सकूं। अब मैं बहाना तलाश कर रही थी। एक रोज अवैस बाहर गया हुआ था। ये मौका मुझे सही लगा था, पर मैं उस औरत को क्या कहती जो अवैस की माँ थी। मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी और इस तरह मैं आमिल के पास चली गई। जैसे ही आमिल को मैंने अपनी सारी दास्तान सुनाई तो वो कहने लगा कि बड़े अफसोस की बात है, तुमने अपनी जिंदगी में कितना कुछ बर्दाश्त किया है, पर इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मैंने आमिल को बताया कि मेरे अब्बा ने मरते वक्त भी कह दिया था कि मेरी शादी 3 जिनसातों से होगी। जब वो कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी 2 शादियां हो गई हैं, अब तुम्हारी आखिरी शादी बाकी है जो कि नेक जिनसाती से होगी, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जिनसाती से ही शादी लिखी है। लेकिन वो जिनसादा अभी तुम्हारी किस्मत में आया ही नहीं है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का हो गई थी। आमिल से कहने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगा कि ये 2 जिनसाते जो तुम्हारी जिंदगी में हैं, ये हकीकत में एक दूसरे के दुश्मन हैं। उन दोनों को तुमसे कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे की दुश्मनी की खातिर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इनमें से किसी की भी हो, इसी वजह से उन्हें तुमसे कोई गर्ज नहीं। ये सुनकर तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी कि कैसे वो दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। मैं तो महरोज को सही समझती थी, पर अब जान गई थी कि वो भी सिर्फ और सिर्फ अवैस की दुश्मनी की वजह से मेरे साथ ये सब कर रहा है। पर मैं उनसे बचकर कैसे भागती, मुझे कौन रास्ता दिखाता। आमिल कहने लगा कि इसकी फिक्र ना करो, जो नेक जिनसादा आएगा वही तुम्हें इन दोनों से बचाएगा और तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। आमिल ने मुझे दम वाला पानी दिया था। कहने लगा था कि ये दम वाला पानी तुम रोज पीना और कसरत से नमाज पढ़ना। इस पानी से तुम उन दोनों के कहर से बची रहोगी और उस नेक जिनसाती का इंतजार करना जो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने वो पानी लिया और वापस घर आ गई थी। सुख का सांस लिया कि वो औरत अभी तक सो रही थी। अवैस वापस आया, उस वक्त मैंने वो पानी पी लिया था। ये देखकर मैं शशतर रह गई कि अवैस ने मुझे देखना भी गवारा न किया और ऐसे ही सो गया था। अब मेरे दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे जब एक रोज न जाने कौन अवैस से मिलने आया था। वो काफी घबरा रहा था। अगले कुछ पल मुझसे कहने लगा कि तुम्हें इस बंदे के साथ कहीं जाना है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अवैस की बात मान ली और यूं मैं उस शख्स के साथ कहीं चली गई थी। अगले ही पल वो शख्स अपनी असली हुलिये में आया था। उसे देखकर मैं ठिठक गई थी क्योंकि वो एक नौजवान था, लेकिन अवैस के सामने वो बिल्कुल अजीब से हुलिये में आया था। मैंने चौंक कर कहा कि कौन हो तुम और भेस बदलकर हमारे घर कैसे आए थे। कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें दोनों से बचाया था। तुम्हें अब इन दोनों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों ही शैतान जिनसाते हैं जो कि अपनी बस्ती से निकाले गए थे। ये इंसानों को तंग करते हैं और अब इन दोनों ने तुम्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे अब्बा को जानता हूँ। तुम्हारे अब्बा दिल के बहुत अच्छे हैं। उनका आमिल के साथ काफी गहरा ताल्लुक था। वो जिन्नात की काफी मदद करते थे। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जोड़ी थी और यही कहा था कि अगर आप बेटी की जिंदगी संवारने के लिए किसी पर भरोसा करूंगा तो वो तुम ही होगे। यूं तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, पर मुझे शहंशाह जिन्नात ने किसी काम से कहीं भेज दिया था। मैं नहीं जानता था कि पीछे से ये जिनसाते अपना काम कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप को मालूम था कि ये दोनों शैतान जिनसाते तुम पर आशिक हैं,
पर वो तुम्हें आगाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने तुम्हें जिन्नात का कभी कुछ बताया तो तुम डर जाओगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि उन दोनों को बचाने के लिए मेरा ही सहारा लेंगे। मैंने जैसे ही उस जिनजादे की बात सुनी थी तो मुझे उस पर यकीन आ गया था। मैंने उसका हाथ थामा और उसे घबरा कर कहने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उन दोनों से बचा लो। जब वो कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूं वो मुझे अपने ठिकाने पर ले गया। मैं नहीं जानती थी कि उसकी दुनिया कौन सी थी, पर मेरी जिंदगी में एक सुकून छा गया था। वो दोनों जिनजादे मुझ तक अब पहुंच भी नहीं पाते थे। इस तरह एक जिनजादे ने मुझसे निकाह कर लिया था। मुझे आज भी यही लगता है कि जैसे ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक अफसाना है, क्योंकि मैंने कभी भी जिन्नात पर भरोसा नहीं किया था और इस बात पर कभी यकीन ही नहीं करती थी कि ये हकीकी दुनिया में भी मौजूद होते हैं। पर मेरे साथ जो भी हुआ था उसके बाद मुझे यकीन आ गया था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।